निकालना है। देखिए आपका अध्याय 5 शुरू करना था भाई। इसमें आपका मकानदार तथा किराएदार के अन्य अधिकारों तथा आभारों का विनियमन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मेंस में बनता है। मेंस का भी मॉडल बता दिया जाए, प्री का भी। आपका जो मेंस में क्वेश्चन बनता है वह देखिए आपका क्या क्या बनता है। यहाँ से भाई आपका मेंस में ये क्वेश्चन बनता है कि मकान मालिक के अधिकार और कर्तव्य बताइए, या किराएदार का अधिकार और कर्तव्य बताइए। ये दो क्वेश्चन अलग बनता है। और कभी काल मिक्स भी बना सकता है कि मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और दायित्वों का वर्णन करिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है आगे भी बता दिया जाए, तब एक ही बार शुरू किया जाए। उन दशाओं का वर्णन करिए जिन दशाओं में कोई किराएदार यानी कि टेनेंट किराए को न्यायालय में जमा कर सकता है, यानी कि कोर्ट में किराया जमा होगा, वो पूछा जाता है। फिर आपका मरम्मत का पूछा जाता है। तो आपका छोटी मरम्मत और बड़ी मरम्मत, यानी कि कब किराएदार मकान की मरम्मत करा सकता है और वह मरम्मत में लगे पैसे को कहाँ से काटेगा। तो भाई सामान्य नियम है कि मरम्मत में लगे पैसे को किराए से काटेगा, लेकिन कानून ये भी आपको आगे बताया जाएगा इसमें कि आपका कितने धनराशि तक का, मैंने धनराशि तो नहीं है, यानी कि कितने महीने के किराए के बराबर वह मरम्मत करवा सकता है। तो 2 मास उसको याद करना है। इसके बाद आपका सुख सुविधा पूछा जाता है कि भाई मकान मालिक का कर्तव्य है कि किराएदार को सुख सुविधाओं में कमी न करे, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया इत्यादि। अगर मकान मालिक इन सुख सुविधाओं में कटौती करता है या पानी ही काट दिया, बिजली ही, तो किराएदार को क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों का वर्णन करिए। ये भी आपका पूछा जाता है। यानी कि और अंत में एक क्वेश्चन और बन चुका है भाई लास्ट में आपका, कि इस अधिनियम के तहत जो नियुक्त अधिकारी हैं, डीएम हो गया, लघुवाद न्यायालय हो गया, जिला न्यायाधीश हो गया इत्यादि, इनकी क्या क्या शक्तियां होंगी, उन शक्तियों का वर्णन करिए। एक बार शक्तियां पूछा गया यूपी में, तो लास्ट में एकदम जब पढ़ाया जाएगा इस कानून को, तो लास्ट में उसकी शक्तियां भी हम बताएंगे। और 10-12 है उसको भाई रट्टा मार कर जाना है, यानी कि क्या क्या पावर इनको होगा। देखिए आपका शुरू किया जाए भाई अध्याय 5। पहली धारा है आपका 25, शिकमी किराए पर उठाने का निषेध। देखिए आपका मैंने शॉर्टकट में बहुत पूछे तो पूछ सकता है, लेकिन प्री में चांस रहता है कि क्या कोई किराएदार आपका भवन को उप किराएदारी पर दे सकता है कि नहीं, सब टेनेंट को दे सकता है कि नहीं, और दे सकता है तो वह क्या कंडीशन है। तो धारा 25 में आपका वह कंडीशन बताई गई है जिस कंडीशन में प्री में आता है भाई, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। जिस कंडीशन में कोई लैंडलॉर्ड यानी कि मकानदार यानी कि मकान मालिक, ये नहीं, जिस कंडीशन में कोई किराएदार अपने मैंने उस भवन में या उस रूम में उप किराएदार रख सकता है आपका। तो देखिए वो कंडीशन धारा 25 में क्या है, शिकमी किराए पर उठाने का निषेध। यानी कि ये धारा नियम न बताकर ये बताती हैं, निषेध करती हैं। यानी कि सामान्य नियम यही निकला कि कोई किराएदार किसी भवन को उप किराएदारी में नहीं उठाएगा, लेकिन आपका कैसे उठा सकता है और क्या प्रतिबंध है ये भी धारा बताती हैं। तो पहला प्रतिबंध ये है कि अगर कोई किराएदार किसी भवन को उप किराएदारी पर उठाता है
तो वह पूरे भवन को उप किराएदारी पर नहीं उठाएगा। यानी कि मान लीजिए ये एक किराएदार हैं और यह 3 रूम लिया है, यानी कि 3 कमरा लिया है, तो यह तीनों कमरे में किसी अन्य किराएदार को यानी कि बी को नहीं रख सकता, नहीं उठा सकता। यानी कि पहला प्रतिबंध ये निकला कि जो किराएदार हैं वह पूरे भवन को उप किराएदारी पर नहीं दे सकता। 1 रूम दे दे, 2 रूम दे दे, लेकिन 1 रूम उसको अपने पास रखना क्या है, आवश्यक। तीनों रूम नहीं दे सकता भाई उप किराएदार को, ये कानूनन है। यानी कि तीनों रूम आपका नहीं दे सकता, पहला जो प्रतिबंध है। दूसरा देखिए, किराएदार भवन का कोई भाग मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से शिकमी किराए पर आपका उठा सकता है। यानी कि दूसरा पॉइंट हमें ये मिला कि जो किराएदार हैं वह उप किराएदार को भवन दे सकता है, लेकिन अभी बताया गया कि पूरा भवन नहीं, उसका क्या कुछ भाग दे सकता है। तो अगर भाग भी देता है तो किसकी आपका लिखित अनुज्ञा या रिटन परमिशन से देगा, तो 2 लोगों की रिटन परमिशन, ये पूछा जा सकता है किसकी लिखित अनुज्ञा से, तो मकान मालिक की भी और डीएम की भी, दोनों मारिएगा। मैंने किसकी लिखित अनुज्ञा से कोई किराएदार उप किराएदार को भवन किराए पर दे सकता है, और एडजस्ट में ऑप्शन भी दे सकता है कि मकानदार, दूसरा डीएम, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसकी अनुज्ञा से, दोनों के, एक की अनुज्ञा काम नहीं करेगी। इसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण 2 दिए गए हैं, देखिए उसको। पहला स्पष्टीकरण देखिए, यदि किराएदार का किसी भवन या उसके भाग पर धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ख या उपधारा 2 के अर्थ में अध्यासन यानी कि कब्जा, ना तो अध्यासन, फिर मैं बता दूं अध्यासन मतलब क्या, पजेशन, अध्यासन समाप्त हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उक्त भवन का या उसका भाग शिकमी किराए पर उठा दिया है। यानी कि डीम्ड वैकेंसी कहा जाता है। यानी कि अगर किराएदार ने किसी अन्य अपने परिवार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को मकान में रख दिया है, तो ऐसी दशा में ये बताया गया था धारा 12 में, ये माना जाएगा कि किराएदार ने मकान क्या कर दिया है, खाली। लेकिन ये भी माना जाएगा कि अगर दूसरे को वह रख दिया है, तो ऐसी दशा में वह आपका उप किराएदार रखा है, आपका कानून कहता है। यानी कि अगर दूसरे को रख दिया अपने परिवार से भिन्न लोगों को, तो वो जो लोग रह रहे हैं वो क्या माने जाएंगे, सब टेनेंट या शिकमी किराएदार या उप किराएदार। दूसरा खंड आपका बहुत ये भी महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति को होटल या बासा में ठहराना शिकमी किराए पर उठाना नहीं समझा जाएगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति को होटल में या बासा में ठहराया जाता है, मैंने सराय वराय इत्यादि जहाँ आश्रय स्थल में, तो क्या ये माना जाएगा कि आपका उप किराएदारी में मकान ये होटल दिया गया, नहीं। यानी कि होटल में ठहराना किसी को उप किराएदारी नहीं माना जाएगा। देखिए होटल के थोड़ा नियम अलग रहते हैं, या चूँकि यात्री आते हैं कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर क्या होते हैं, निकल जाते हैं, तो ऐसी दशा में अगर कोई होटल लिया है, किसी को 2 दिन अपने मित्र को उसमें ठहरा दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि वह उप किराएदारी में वह होटल उठाया है, और कोई इसमें नहीं है। देखिए आपका धारा 26, मकानदार तथा किराएदार के कतिपय आभार। तो अब जो आपको चलना है भाई, क्वेश्चन वाइज हमें चलना है आपका। देखिए क्वेश्चन वाइज क्या बनता है भाई,
एक तो मकान मालिक के अधिकार और कर्तव्य या बाध्यताएं बनता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है किराएदार के अधिकार और बाध्यताएं। तो भाई अलग अलग धाराओं में आपको अलग अलग मिलेगा। तो पहले मेंस का क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद हम सेक्शन वाइज एक बार पढ़ाएंगे। देखिए भाई आपका पहला क्या बनता है, मकान मालिक तथा किराएदार के अधिकार एवं दायित्व बताइए। तो देखिए दोनों मिक्स करके ही बनता है, तो दोनों मिक्स करके पूछे तो भाई पूरा लिखिए, मकान मालिक का भी अधिकार दायित्व और किराएदार का भी अधिकार और दायित्व। अगर अलग अलग भी पूछा जाता है कि जैसे पहला क्वेश्चन आपका अलग पूछ लिया कि मकान मालिक यानी कि लैंड लॉर्ड के अधिकार और लाइबिलिटी यानी कि अधिकार और दायित्व का वर्णन करिए। या अगला क्वेश्चन इसी को घुमा देगा, किराएदार का क्या अधिकार है दायित्व है। तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है एक में भी। तो पहले बिना माने सेक्शन तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन किस किस सेक्शन में अधिकार हैं और किस किस सेक्शन में दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं क्या दायित्व हैं, इसको एक जगह अलग अलग सेक्शनों से एकत्र करना पड़ता है। देखिए कह करके मकान मालिक के अधिकार पहले बताया जा रहा है भाई। किसका अधिकार पहले बताया जा रहा है, मकान मालिक। देखिए मकान मालिक का अधिकार आपका कह सकते हैं कि पहले तो 27 देखिए धारा, धारा 27 का क्लास 2, धारा 27 का क्लाज 2 देखना है। किराएदार द्वारा किए गए खर्चों का हिसाब प्राप्त करने का मकानदार का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किराएदार ने अपने पैसे से सुख सुविधाओं को बहाल किया है तो मकान मालिक को हक है कि वह कितना खर्चा सुख सुविधाओं को बहाल करने में लगाया है उसका क्या प्राप्त करें, हिसाब किताब। देखिए अलग अलग धाराएं मिलेगा भाई, ये अलग अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला आपका किस में गया अधिकार, धारा 27 के किस क्लाज में, 2 में। पूरा धारा 27 का क्लास 2 भी हम एक बार बता दे रहे हैं, मैंने जहाँ जहाँ से धाराएं ऐड हो। देखिए यदि मकानदार उक्त अवधि के भीतर, फिर एक बार देखिए भाई धारा 27 का सार पहले देखिए। धारा 27 का सार ये है कि सुख सुविधाओं के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण, तो ये मकान मालिक के दायित्व में हम बताएंगे, ये नहीं अभी अधिकार बताया जा रहा है। मकान मालिक का ये दायित्व है कि वह किराएदार की सुख सुविधाओं कह सकते हैं में कमी न करे, उसे रोके न। अगर सुख सुविधाओं में कमी की गई है तो ऐसी दशा में किराएदार आपका कह सकते हैं कि मकान मालिक से मांग कर सकता है कि हमारी सुख सुविधा का किया जाए बहाल। और नहीं अगर मकान मालिक करते तो डीएम के पास जा सकता है, या और आपका कितने दिन के अंदर आगे बताया जाएगा, 7 दिन के अंदर माने आपका जा सकता है और 7 दिन के अंदर मकान मालिक को आदेशित किया जाएगा कि वह सुख सुविधा को क्या करें, बहाल। अगर मकान मालिक बिजली काट दिए हैं, पानी नहीं, पानी का कनेक्शन काट दिए हैं, तो किराएदार को हक होगा कि वह मकान मालिक को सूचित करते हुए ये बहाल करे कि बिना पानी के रहे, बहाल करे, और वह पैसा किराए में क्या करे, काट ले। तो हमें इतना नहीं, ये तो अलग चला गया, हमें ये पढ़ना है कि मकान मालिक किराएदार से सुख सुविधाओं की बहाली में किराएदार ने कितना खर्चा किया है इसको मांगने का क्या रखते हैं, हक। हक मैंने राइट रखते हैं, और किस धारा में, 27 के किस क्लाज में, 2।
यानी कि पूरा कहानी का एक अर्थ निकला कि सुख सुविधाओं में जो खर्चा लगा है किराएदार से कौन मांग सकते हैं? मकान मालिक। अगला देखिए भाई, आपका दूसरा अधिकार देखिए। दूसरा अधिकार है कि न्यायालय में जमा किए गए किराए की धनराशि को प्राप्त करने का अधिकार। धारा 30 का क्लाज 4 काम करेगा, यानी कि सेक्शन 30 का क्लाज 4। तो ये अलग अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई जगह से मिलेगा आपको, इसीलिए कंसेप्चुअल बनता भी है। देखिए आपका, यदि किराएदार ने न्यायालय में किराया जमा किया है तो मकानदार को यह हक होगा, अधिकार होगा कि वह न्यायालय से किराए की धनराशि को क्या करें? प्राप्त करें। भाई एक लाइन में। और लेकिन कब जमा किया जाएगा, ये अलग क्वेश्चन बनता है। जब धारा 30 हम पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे कब जमा करेगा, वो अलग से मेंस में क्वेश्चन बना है। अगला, ये मकान मालिक के दायित्व देखा जाए। अधिकार आपका हो गया, अब आपका दायित्व या आभार क्या है? तो आभार या दायित्व यानी कि जिम्मेदारी क्या है? तो आप लोग पढ़ते भी हैं, जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ेंगे, संविधान में भी पढ़ेंगे कि जहाँ अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य हैं। यानी कि अगर मकान मालिक का कुछ अधिकार दिया गया है तो मकान मालिक का कुछ कर्तव्य भी बताया गया है कि मकान मालिक इन इन कर्तव्यों का क्या करे? पालन। तो देखिए आभार या दायित्व क्या है। पहला है, बिना किसी वैध प्राधिकार के। आपका ये धारा 24 में है भाई, 1 में। उसको मैंने मेंस में आपको 24 का क्लाज नहीं 26 में है भाई। देखिए आपका 24 में, 26 के क्लाज 1 में है, यानी कि धारा 26 के क्लाज 1 में। क्योंकि धारा 26 मुख्य रूप से मकान मालिक और किराएदार के कतिपय आभार या दायित्व बताती है। देखिए आपका पहला क्या आभार है, बिना किसी वैध प्राधिकार के मकान मालिक भवन की सुख सुविधाओं को न तो समाप्त करेगा और न उसमें कमी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी है, बिजली है इत्यादि जो मकान में सुख सुविधा है, बिना कानूनी प्राधिकार के मकान मालिक का दायित्व है कि किराएदार की इन सुविधाओं में कमी करे कि न करे, कमी न करे। ये किसका दायित्व है, किसका कर्तव्य है? तो मकान मालिक का। अभी मकान मालिक पर चल रहे हैं कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य देखिए आपका धारा 26 का क्लाज 2 में दिया गया है। आपका धारा 26 का क्लाज 2 में मकान मालिक किराए के भवन में हवा, पानी आदि सुविधाएं बनाए रखने के दायित्व के अधीन होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मकान मालिक का दायित्व है कि भवन को ऐसा स्थिति में रखे कि वहाँ स्वच्छ हवा जाए और आपका क्या जाए? स्वच्छ पानी दे, स्वच्छ आपका मैंने सुविधाएं क्या रखे, ये सब बहाल। तो भाई शहरों में आपका तमाम मकान है कि जहाँ न तो स्वच्छ हवा आएगी और न ही स्वच्छ पानी। इसीलिए देख ही रहे आपका पानी का धंधा, यानी कि पानी का बिजनेस का, ये धंधा मैंने बिजनेस बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है और फ्री का पानी भर रहे हैं और फ्री का पानी 10-10 रुपया में बेच रहे हैं। पानी का कोई पैसा नहीं, पंप लगा लिए शहर में, भाई पानी का कारोबार कर रहे हैं। तो भाई मकान मालिक का क्या कर्तव्य है कि आपका माने मकान में ऐसा परिवर्तन न करे जिससे कि स्वच्छ हवा और जल को क्या हो जाए? रोक दिया जाए। यानी कि किराएदार को स्वच्छ हवा और जल क्या हो? मिलता रहे।
अब ये नहीं कि अब तमाम मकान है प्रयागराज में जहाँ की अगर बिजली कट गई तो आपका अंधेरा ही क्या रहेगा, अंधेरा। अरे, अंधेरा कायम रहे। चलिए आगे देखिए भाई। और भाई लग रहा है तमाम लोग पीड़ित हैं। तभी कह रहे हैं कि हाँ अंधेरा ही अंधेरा। ये सही बात है भाई। ये कानून के विपरीत है, लेकिन कानून कौन मान ही रहा है। भाई फिर बता दिया जाए, ये सब बताया जरूर जा रहा है, लेकिन व्यवहार में ये देखने को मिलता नहीं है। जब विवाद विवाद होता है कोई, तब आपका देखने को मिलता है, अन्यथा जल्दी देखने को नहीं मिलता। तो इसे कानूनी भाषा में लीजिएगा, आपका व्यवहारिक भाषा में कम लीजिएगा। देखिए अगला, देखिए मकान मालिक का। तो पहला ये हो गया कि भाई सुख सुविधा, बस ऐसे याद रखिए, सुख सुविधा में कटौती न करे। दूसरा हो गया कि हवा पानी क्या स्वच्छ आता रहे, उसमें रुकावट न डाले। अगला देखिए तीसरा, संविदा के अधीन रहते हुए किराए के मकान में पुताई और मरम्मत कराने के दायित्व के अधीन होगा मकान मालिक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 26 के क्लास 2 में ही है भाई, आपका ये भी 26 के किस में है, क्लास 2 में, कि मकान मालिक का ये कर्तव्य है कि अगर किराएदार से कोई विपरीत संविदा नहीं है तो समय समय पर मकान मालिक माने मकान की पुताई कराए, और क्या कराए, आपका कह सकते हैं कि मरम्मत भी कराए। तभी तो मकान अच्छा दिखेगा। एकदम सीमेंट वेमेंट इस मकान की तरह गिरता रहेगा और मकान मालिक केवल क्या पाएंगे, पैसा। भाई कर्तव्य है। अब यहाँ भी आपका किराएदार पर तुरंत आ जाएगा इसके बाद। तो ये पूछा जाता है कि क्या किराएदार अगर मकान मालिक पुताई नहीं कराते या मरम्मत नहीं कराते, तो क्या किराएदार को हक है कि नहीं कि वह अपना पैसा लगाकर मरम्मत करा ले और आपका पुताई करा ले, हक है। आगे अभी इसके बाद किराएदार का ही अधिकार दायित्व चलेगा। अभी मकान मालिक का चल रहा है। देखिए अगला भाई आपका, इसके बाद धारा 26 का आपका क्लास 4, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जोड़ लीजिएगा। एविडेंस की धारा आपका 91, 92 है कि 91, 92। देखिए भाई पहले, किराए मकान मालिक का कर्तव्य होगा या दायित्व होगा कि जब किराएदार किराया दे रहा है तो उस किराए की रसीद वह किराएदार को दे। ये धारा 26 का आपका कौन सा क्लास कहता है, 4। यानी कि जब किराएदार किराया दे रहा है तो उस किराए की रसीद किसको दी जाए, किराएदार को। कौन देगा, मकान मालिक। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि जो ये रसीद होती है, क्या ये लिखत में शामिल मानी जाएगी कि नहीं, नहीं मानी जाएगी। देखिए एविडेंस की धारा आपका इसमें 91 में कि 92 में, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। ये उदाहरण देखिए, एविडेंस है क्या, देखिए तो दृष्टांत दिया गया है एक बार, नहीं किस में है, ये रसीद वाला है उदाहरण भाई, एक बार देखिए कहाँ। एविडेंस की धारा 91 का दृष्टांत देखिए तो, हाँ भाई वहाँ से भी पूछा जाता है क्या, उसे देखिए, उसको देखिए तो दृष्टांत देखिए तो कहीं रसीद वाला लास्ट में होगा कहीं, 91 में है कि 92 में, 92 में देखिए, 91 में रहो तो लिखित तो 91 कौन सा है, हाँ सी, ई लास्ट में होगा। हाँ देखिए भाई, ये पढ़िए तो एक बार उसको।
दे देखिए, जो रसीद दी जाती है यहाँ किराए की नहीं, धन की दी गई है। तो अगर ए बी को उधार माने देने की रसीद देता है, तो ये आपका ये लिखित नहीं माना जाएगा, और इसको इसके बारे में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा। तो उतना नहीं देखना है, बस एक लाइन ये देखना है कि रसीद जो दी जाती है उसका प्रावधान एविडेंस में भी है, और धारा 91 में, और 91 के लास्ट आपका दृष्टांत में। क्योंकि यूपीजे इत्यादि में ये पूछा जाता है, तो रसीद वाला जरूर याद रखिए। जैसे ही रसीद आए तो भाई एक लाइन कम से कम एविडेंस में ये याद रखिए कि पैसा दिए जाने का मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा। ओरल एविडेंस क्या होगा? ग्राह्य होगा। और कुछ अभी याद न करिए एविडेंस में ज़्यादा। अगला देखिए भाई, मकान मालिक का माने रसीद देने का कर्तव्य या दायित्व हो गया। अगला देखिए, विहित प्राधिकारी के आदेश के तहत निर्धारित समय के भीतर भवन की सुख सुविधाएं बहाल करने का दायित्व तो धारा 27 का क्लाज 1 है। यानी कि अगर मकान मालिक ने सुख सुविधाओं का में कमी कर दिया है या सुख सुविधाएं काट दी हैं, तो अगर विहित नियत प्राधिकारी ने सुख सुविधाओं को बहाल करने का आदेश दिया है, यानी कि पानी बिजली इत्यादि, तो मकान मालिक का दायित्व है कि वह सुख सुविधाओं को उतने समय के अंदर क्या करें? बहाल करें। देखिए, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, एक डेट पे लिखना रहता है और इतना ही आपको लिखना है और ज़्यादा नहीं। अब आइए किराएदार के अधिकार देखा जाए और किराएदार के दायित्व देखा जाए। मकान मालिक के अधिकार दायित्व से ज़्यादा किराएदार के अधिकार दायित्व होंगे, और ये आपका चूँकि अलग अलग धाराओं में बिखरे पड़े हैं, फिर भी मैं एक जगह बता रहा हूँ, और यही है कि आपका लिखते समय एक जगह सब एकत्र करके मेंस में लिखा जाता है, लेकिन अधिकार दायित्व आपका भिन्न भिन्न धाराओं में बिखरे पड़े हैं। देखिए भाई, आपका किराएदार के अधिकार एवं दायित्व तो हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला आपका किराएदार के आपका अधिकार बताया जाए। देखिए, मकान मालिक को दो अधिकार थे केवल, फिर बैक हो जाइए। पहला अधिकार था कि अगर किराएदार ने भाई आपका मरम्मत इत्यादि में खर्चा किया है तो उसका क्या पाएँ? हिसाब किताब, लेखा। और दूसरा अधिकार था कि अगर किराएदार ने किराया कहाँ जमा किया है? न्यायालय में, तो न्यायालय से किराया मकान मालिक प्राप्त कर लें। दो अधिकार था, लेकिन किराएदार के जो अधिकार हैं वह ज़्यादा हैं, और दायित्व माने दायित्व भी ज़्यादा हैं मकान मालिक के अलावा। तो देखिए किराएदार का क्या क्या अधिकार हैं, और दो दो लाइन बस धारावार लिखना रहता है। पहला अधिकार है कि किराए के भवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने का अधिकार। यानी कि अगर कोई भवन किराए पर वह लिया है, तो किराए ऐसी दशा में किरा बने मकान में जो सुख सुविधाएं हैं वह कम न की जाए। वह सारी सुख सुविधाएं पाने का हकदार कौन होगा? तो किराएदार। जल हुआ, पानी आपका कैसा बिजली हुआ, अगर गैस की पाइपलाइन है तो वह हुआ, गैस हुआ, ये सब सुख सुविधाएं हैं, और इसको पाने का किराएदार क्या है? हकदार है। पहला उसका अधिकार है धारा 26 के किस क्लाज में? 1 में। दूसरा देखिए, किराएदारी के अधीन भवन में वायु संबंधी जल संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार 26 का क्लाज 2 है। यानी कि किराएदार को अधिकार है कि जिस रूम को या मकान को वह किराए पर लिया है वह वातरक्षी और जलरक्षी हो, यानी कि उसमें आपका स्वच्छ। देखिए भाई, फिर आपका जिस मकान को वह किराए पर लिया है उसमें जल की सप्लाई हो और हवा भी बाहर से क्या हो?
आती रहे, ये मकान किराएदार का अधिकार है। यह अधिकार और मकान मालिक का क्या था? कर्तव्य। तो भाई आप जानते हैं कि देखिए फिर एक बार इस अधिकार कर्तव्य को थोड़ा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंशियल बेस से बताया जाए थोड़ा बहुत। एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है, दूसरे व्यक्ति का वह ड्यूटी या कर्तव्य होता है। यानी कि अधिकार किसी अन्य का होता है, लेकिन कर्तव्य किसी अन्य पर। तो बस एक लाइन में भी याद कर सकते हैं कि जो किराएदार का अधिकार होगा, वह मकान मालिक का क्या होगा? कर्तव्य। और जो मकान मालिक का अधिक माने ये कर्तव्य होगा, और जो मकान मालिक का अधिकार है, वह किराएदार का कर्तव्य। जैसे कि किराया देने पाने का अधिकार ये किसका है? मकान मालिक। तो किराया देने का कर्तव्य किसका है? किराएदार का। जैसे कि आपका मूल अधिकार से एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अधिकार दायित्व पर। जैसे कि मूल अधिकार में मूल अधिकार हमें प्राप्त है, तो किसी व्यक्ति पर आपका कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि वह हमारे इस अधिकार में खलल न डाले। तो वह कौन प्राधिकारी हैं जिसका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करे? तो वह अथॉरिटी अनुच्छेद 12 में दिया गया स्टेट है। यानी कि कौन है? राज्य। ये राज्य का कर्तव्य, यानी कि हमारा अधिकार हो गया, तो वह किसका कर्तव्य हो गया? राज्य का। यानी कि इसका मतलब कि सामान्यतः जो एक व्यक्ति का कहीं अगर न समझ में आए, तो उसको आपको ये करना है, आगे है ना जगह, बैठिए भाई, देखिए देखिए आगे आपका। अगर कहीं न समझ में आए तो आप घुमावदार लिख सकते हैं। जो एक का अधिकार होगा, दूसरे का क्या होगा? ज़्यादातर कर्तव्य। जैसे कि पूछे कि मूल अधिकार में राज्य का क्या कर्तव्य है, तो मूल अधिकार का सम्मान करे। और हमारा अधिकार क्या है? तो जो मूल अधिकार है। ये जूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा डिटेल में चलेगा। राइट किसे कहा जाता है, ड्यूटी किसे कहा जाता है, राइट और ड्यूटी में रिलेशन क्या है, और आपका कई विद्वानों ने रिलेशन इसमें बताया है। और आपका हाफेल्ड महोदय हैं और सामंड महोदय, दो का चित्र बनाकर पढ़ना पड़ता है। देखिए अगला भाई आपका तीसरा, देखिए दूसरा तो हो गया कि भाई आपका हवा और पानी को न रोके, या माने हवा और पानी का अधिकार। तीसरा देखिए, संविदा के अधीन रहते हुए समय समय पर किराए के भवन में पुताई और मरम्मत कराने का किराएदार का अधिकार। यानी कि कुछ दशाओं में किराएदार अपने खर्चे पर क्या कर सकता है? मकान की मरम्मत भी करा सकता है, पुताई भी। और वह खर्चा कैसे काटा जाएगा? किराए में। अगला देखिए, ये आपका अगला देखिए, मकान मालिक से किराए की रसीद पाने का अधिकार। तो भाई यहीं बताया गया, धारा 26 के क्लास 4 में अभी बताया गया कि मकान मालिक का दायित्व है कि वह जब किराया लें तो किराएदार को क्या दें? रसीद। और ये जो मकान मालिक का दायित्व है या कर्तव्य है, यही किराएदार का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अधिकार में। तो किराएदार को क्या अधिकार है कि जब वह किराया दे तो किराए की क्या पाए? रसीद। अगला देखिए, विहित प्राधिकारी के आदेश से स्वयं के खर्चों पर भवन की सुख सुविधाएं बहाल करना, ये धारा 27 के क्लाज 1 में है। क्योंकि अलग अलग धारा पढ़नी है तो एक एक लाइन बता दिया जाए। अगला है धारा 27 के क्लास 2 में कि भवन की सुख सुविधाएं बहाल करने के लिए किए गए खर्चों को आनुपातिक रूप में किराए की धनराशि में से कटौती कर लेने का अधिकार। यानी कि सुख सुविधाएं जो बहाल किया है किराएदार, मकान मालिक नहीं बहाल किए, तो किराएदार को हक होगा कि वह किसमें किराए में क्या करे? काट ले पैसा। अगला देखिए, भवन में छोटी मरम्मत कराने का अधिकार एवं छोटी मरम्मत के रूप में किए गए धनराशि को किराए में से काटने का अधिकार।
तो अभी बताया जाएगा अलग से छोटी मरम्मत क्या है, बड़ी मरम्मत क्या है। जैसे आप लोग उपहत पढ़ते हैं ना, छोटी उपहत बड़ी उपहत, यानी कि छोटी माने साधारण उपहत, यानी कि कम उपहत हुई हैं, और बड़ी उपहत या आपका अभी एमपी बना ही दिया। बड़ी उपहत, बड़ी उपहत माने ग्रेवियस हट, ग्रेवियस हट मतलब क्या, घोर उपहत। तो बड़ी उपहत माने घोर उपहत। अगला देखिए आपका, ये धारा 28 के क्लास 3 में था भाई कि मरम्मत का पैसा क्या करे, किराए से काट ले। अगला देखिए, वित्त प्राधिकारी के आदेश से भवन में बड़ी मरम्मत आपका कह सकते हैं पर किए गए व्यय को भी किराए में काट ले, तो बड़ी मरम्मत का भी पैसा वह किराए में से काट सकता है। ये धारा 28 का क्लास 6 में जाएगा, जो आगे हम बताएंगे। अगला देखिए, आपका 29 का क्लास 1 देखना है। मानवीय कृत्य से हुए भवन नष्ट हुआ है तो किराएदार अपने व्यय पर उसको बनवा सकता है, मरम्मत करवा सकता है। यानी कि उपद्रव लोग कर दिए और जाकर भवन को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए, खिड़की उड़की क्या कर दिए, तोड़ दीजिए, मकान मालिक नहीं बनवा रहे हैं, तो किराएदार अपने खर्चे पर उसे क्या कर सकता है, बनवा सकता है। और पैसा किससे वसूल ले, मकान मालिक से, किराएदार बनवा सकता है। अगला देखिए, दैवीय कृत्य से नष्ट हुए भवनों को मकान मालिक को लिखित नोटिस देने के उपरांत अपने व्यय पर बना सकता है। तो नुकसान दो प्रकार से हो सकता है, या तो मानवीय कृत्य से या कैसे कृत्य से, दैवीय कृत्य। तो दोनों में आपका कह सकते हैं बनवा सकता है, और नियम आगे बताया जाएगा। इसको हल्का सा एक्स्ट्रा बता दिया जाए थोड़ा बहुत। मानवीय कृत्य मतलब कि मानव के हस्तक्षेप के कारण, यानी कि आपका दो चार लोग गए और किवाड़ ही क्या किए, उखाड़ का किराएदार का फेंक उक दिए, खिड़की उड़की तोड़ ताड़ दिए, तो आपका ये हुआ, ये मानवीय कृत्य हुआ। और दैवीय कृत्य का मतलब एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब विश मेजर, बिहार पूछा गया भाई। विश मेजर किसे कहा जाता है, तो विश मेजर या उसी को एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी पूछा गया था, इस बार नहीं, इसके पहले वाले में, कि विश मेजर का मतलब क्या, ये पूछा गया। विश मेजर, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड या दैवीय कृत्य। अगर कोई पूछे कि दैवीय कृत्य या भगवान का कृत्य या प्राकृतिक कृत्य क्या है, यानी कि जब कोई नुकसान प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ हो तो उसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। यानी कि भूकंप आ गया, या कह सकते हैं कि बहुत बाढ़ आ गई, या कहिए कि आपका मने आपका बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, या बर्फबारी हो गई, तो ये भूकंप के कारण मकान गिर जाना, तो ये क्या कहा जाएगा, कैसे मकान नष्ट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड के कारण। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड फिर एक बार समझिए, इसको पूछा जाता है क्वेश्चन बिहार में। यानी कि प्राकृतिक शक्तियों के अचानक परिचालन के कारण जो क्षति होती है उसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वर्तमान में थोड़ा बहुत नियम बदला है, जो नेट में भी पूछा गया है। वर्तमान में ये नियम है कि क्या मानव ऐसे कार्य का पूर्वानुमान, युक्त युक्त पूर्वानुमान लगा सकता था। अगर लगा सकता था तो एक्ट ऑफ गॉड का बचाव नहीं ले सकता। यानी कि अब ये हल्का सा चेंज हुआ है, और किस पर आ गया है, पूर्वानुमान। क्या मानव ये कल्पना कर सकता था, एक सामान्य मानव, कि ऐसा भी हो सकता है, तब तो भाई वह कल्पना कर सकता था, तो दैव कृत्य नहीं माना जाए, जो वर्तमान नियम है। और निश्चित रूप से यहाँ भाई क्वेश्चन बनता है, इस पर फिल्म भी कई बनी है। एक फिल्म OMG,
वो नहीं आपका, हाँ ओ माई गॉड यही बना है ना। नहीं OMG नहीं बना है भाई, और कोई। हाँ, जिसमें कि आपका भूकंप आता है गिर जाता है, यही है ना। चलिए इसमें आपका मुकदमा किया जाता है, तमाम तामझाम होता है, काफ़ी विरोध हुआ था फिल्म का भी, इस फिल्म का भी। हाँ तब क्या, एक तो आप जर्जर अवस्था में हैं, तो आपका कर्तव्य है कि भाई बिल्डिंग को गिरा कर, इसीलिए तो मकान मालिक को हक दिया गया है कि आप किराएदार को बाहर करिए और कहिए कि जीर्ण अवस्था में हम क्या करेंगे, इसको गिराएंगे नहीं तो आप तो जाएंगे हम भी जाएंगे। जैसे बिहार का उदाहरण एक दिन बताया गया था। अगला देखिए भाई आपका, अब ये किराएदार के अधिकार बताए गए, बिखरे हुए अधिकार हैं। अब किराएदार के कर्तव्य बताया जाए, और कर्तव्य भी जानिए, क्योंकि अधिकार के साथ साथ क्या चलना चाहिए, कर्तव्य। जैसे कि आपका मैंने कर्तव्य, जैसे कि आपका अधिकार दिया गया है संविधान में भाग 3 में, तो भाग 4A में अनुच्छेद 51A में आपका 11 ड्यूटी भी दी गई है। इसीलिए दी गई है कि व्यक्ति अपने अधिकार की मांग करे, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी क्या करे, पालन। और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का मैंने व्यू है, ये भी याद रखे कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार की मांग के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है, और वह अनुच्छेद 51A के तहत 11 जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में से किसी का उल्लंघन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूल अधिकार के लिए रिलीफ देने से इनकार कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपने अपने कर्तव्य का क्या नहीं किया, पालन, और आ गए हैं अधिकार की मांग करने। पहले टेस्ट जो मैंने नया आपका व्यू है, यानी कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध पढ़ाया जाएगा संविधान में, लेकिन नई नई बातें भी जानते रहिए जो कंसेप्चुअल हैं, जो आपका मैंने जाननी चाहिए। जो ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है, एक प्रतिबंध इस पर लगाया जा सकता है जो मूल अधिकार में ही नीचे दिए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19(1) है, तो इसमें प्रतिबंध आपका 8 आधार पर लगाया जा सकता है, और अनुच्छेद 19 के किस क्लाज में दिया गया प्रतिबंध, 2 में। तो एक तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है किस आधार पर, जो मूल अधिकार में ही दिया है। जैसे 19(1) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की, यानी कि बोलने की आज़ादी, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है किस क्लास के तहत, 19 के क्लास 2। दूसरा आपका नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के आधार पर भी किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या छीने जा सकते हैं, मूल अधिकार। यानी कि ये पूछा भी गया है कई जगह कि किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रिवेल कराया गया। तो भाई प्रिवेल कराया गया, प्रथम हुआ, तमाम संशोधन हुए, आपका प्रथम ज़्यादा आया, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही प्रिवेल कराया गया। और तीसरा एक और आपको देखना है वर्तमान में, कि जो ये आपका अध्याय 4A में आपका अनुच्छेद कौन है, 51A, जिसमें कितने कर्तव्य हैं नागरिकों के, 11। अगर इन नागरिकों के इन कर्तव्यों के आधार पर भी मूल अधिकारों पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध। यानी कि अब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की 3 श्रेणियां बताइएगा। एक मूल अधिकार में ही दिया गया है, दूसरा किस आधार पर, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के आधार पर, और तीसरा मूल कर्तव्य के आधार पर। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने दायरा क्या कर रखा है, व्यापक। तो आइए किराएदार के दायित्व या कर्तव्य देखा जाए कि किराएदार का क्या क्या कर्तव्य है। तो क्या किराएदार मकान को तोड़ फोड़ दे कि सही सलामत रखे,
सही सलामत रखे। देखिए क्या किराएदार उप किराएदारी में उठा दे बिना मकान मालिक और डीएम की सहमत के, न उठाए, यही तो किराएदार का कर्तव्य है। तो देखिए क्या कर्तव्य भाई आपका, रसीद नहीं देता तो मांगे कोर्ट में जाकर कह के रसीद दिलवाइए। देखिए भाई आपका दायित्व किराए, हाँ देखिए आपका, अगर फिर एक बार समझ लीजिए, अगर मकान मालिक किराएदार को रसीद नहीं देता तो ऐसा मकान मालिक इस अधिनियम की धारा 31 के तहत शास्ति या दंड का भागी होगा। ये बताया नहीं गया है, ये अभी आपका 31 धारा आई नहीं, अगर बता दी जाती तो ये समस्या ही नहीं उठती, लेकिन बता दे रहा हूँ पहले भाई, जब पूछे तो कौन सी धारा में, 31 में 6 माह का कारावास है। देखिए अब भाई आगे किराएदार के दायित्व, तो अब देखिए किराए के भवन को संपूर्ण रूप से उप किराएदारी पर न देने का दायित्व। तो अभी हमने धारा 25 बताया था कि किराएदार का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वह अपने जो किराए पर भवन लिया है उसके संपूर्ण भाग को उप किराएदारी पर नहीं उठाएगा। तो केवल कितने भाग को उठा सकता है, कुछ भाग, वो भी लिखित अनुज्ञा से। किसकी लिखित अनुज्ञा भी बताई गई, डीएम की, मकानदार की, दोनों दोनों। एकदम रट्टा मारिए। अगला देखिए भाई आपका दूसरा, लिखित संविदा के अधीन रहते हुए किराएदार किराएदारी के दौरान या उसके समाप्त होने पर किसी सुधार को न तो हटाएगा न ही आपका कह सकते हैं कि वहाँ से ले जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा। यानी कि इसका जो देखिए जो अस्थाई प्रकृति के फिक्सचर हैं, जैसे कि आपका अस्थाई, जैसे बिजली का बोर्ड वोर्ड हुआ जो एकदम पैक है, अब किराएदार जाए तो क्या नोच वोच को लेकर चला जाए, तो नोचना नहीं, यानी कि उखाड़ना नहीं है। लेकिन पंखा उंखा लगाया है, तख्ता उख्ता, वो तो सब क्या करेगा, हाँ पंखा उंखा मोड़ेगा नहीं भाई, लेकर अपना चला जाए। आप तो मुड़वा कर तोड़वा देंगे पंखा, क्या चाहते हैं रिश्ती न करे। मैंने अगर उसका पंखा है तो उसको अधिकार है कि वह भाई खोल कर ले जाए। अब ये है कि मकान मालिक ने बिजली का बोर्ड लगाया है या खिड़की उड़की दरवाजे में लगाई है और जाते समय पूरा क्या करिए, तोड़ दीजिए, तो कर्तव्य ये है कि इनको न तोड़ा जाए, यानी कि इनको तोड़िए न। अगला देखिए भाई, अपने द्वारा किए गए खर्चों का हिसाब मकान मालिक को देने का कर्तव्य, यानी कि किराएदार का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि जो मरम्मत पुताई या इत्यादि में सुख सुविधा बहाल करने में या छोटी या बड़ी मरम्मत में जो क्या किया है, खर्चा किया है, उसका अकाउंट, अकाउंट मतलब लेखा या हिसाब किताब किसको दे, मकान मालिक को, तभी तो भाई काटा जाएगा किराए में पैसा इत्यादि। अगला देखिए, मकान मालिक के इनकार करने पर आपका किराया जमा करे तो कहाँ जमा करे किराएदार, अभी बताया गया कहाँ जमा करेगा, कोर्ट में। ये दायित्व है, कर्तव्य है किराएदार का। तो धारा याद करना पड़ेगा भाई, धारा 30, कौन सी धारा, 30। अगला देखिए, नहीं दे रहा है तो किराए में से काट ले, अभी बताया जाएगा ना। और क्या, हाँ। देखिए भाई आपका बड़ी मरम्मत कराया है तो आपका किराए में से काट ले, और क्या उसको बताया जाएगा सेक्शन वाइज। इस प्रकार मकान मालिक के अधिकार दायित्व और किसके अधिकार दायित्व समाप्त हो गए, किराएदार के। अब आइए आपका अगला चला जाए भाई सेक्शन वाइज, तब फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्वेश्चन वाइज भी फ्री के लिए पढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई सेक्शन इधर निकल गए, लेकिन एक एक बार सेक्शन वाइज फिर मेंस का अगला क्वेश्चन बनेगा तो बताया जाएगा। देखिए आपका धारा 26 देखिए, मकानदार तथा किराएदार के कतिपय आभार, आभार मतलब कर्तव्य, यानी कि इस धारा में मकान मालिक के भी आपका आभार दिए गए हैं और किराएदार के भी। तो उसी को हमने छांट छांट कर बताया था, देखिए कह करके। पहला देखिए,
कोई मकानदार किराएदार द्वारा उपभोग की जाने वाली किन्हीं सुख सुविधाओं को बिना वैध प्राधिकार अथवा कारण के समाप्त नहीं करेगा और न ही उनको रोकेगा और न उसमें कमी करेगा। यानी कि हवा हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, गैस कनेक्शन हुआ इत्यादि, तो मकान मालिक बिना किसी वैध प्राधिकार के या इन सबों में कमी कर दे या बिजली काट दे, तो बिजली नहीं काटेगा, कमी नहीं करेगा, रोकेगा नहीं पानी ओनी। आपका याद रखिए, ये किसका आभार है, यानी कि किसका कर्तव्य है कि न रोके, मकान मालिक का। तो किसका अधिकार है कि हम पाते रहें सुख सुविधा, किराएदार का। दूसरा देखिए, मकानदार किराएदारी के अधीन भवन को वातरक्षी और जलरक्षी बनाए रखने के लिए बाध्य होगा और किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुए समय समय पर पुताई और मरम्मत कराए। यानी कि बहुत तेज हवा का झोंका भी न आ जाए कि मकान उड़ जाए, टीन उन है तो। जल रक्षी का मतलब ये हुआ कि जल से रक्षा, जैसे यहाँ भी है, बारिश होती है तो जूता जगह क्या होता है, जूता भी हैं भाई आपका, तो ये जल रक्षी कहाँ हुआ, ये तो जल इसमें से क्या होता है नीचे। तो मकान मालिक का ये कर्तव्य होगा कि वह मकान को ऐसा बनाए कि हवा का तेज झोंका आए तो सामान उमान उड़े ना, मैंने हाँ ये नहीं कि पूरा हवा ही आ जाए। दूसरा जल रक्षी का मतलब ये हुआ कि जब बारिश हो तो भाई ये नहीं कि मकान टप 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 क्या होता रहे, चूता रहे, तो आपका ये किसका कर्तव्य है। तो तमाम मकान हैं ऐसे जो बारिश में क्या होते हैं, और जहाँ बैठे हैं यही मकान है भाई, जो बारिश में दो चार जगह क्या रहता है, चूता रहता है। अब ये है कि भाई मकान मालिक कुछ काम करवाए हैं, कुछ बाकी हैं। तो अगला देखिए भाई आपका, यानी कि जल रक्षी और क्या बनाए, वायु रक्षी। अगला देखिए, मकान मालिक का ये कर्तव्य है कि वह समय समय पर मकान की पुताई भी करवाएं, मरम्मत भी करवाएं, और नहीं करवाते तो अगला किराएदार पर आया जाएगा अगली धाराओं में, किराएदार क्या करे, करवा ले पुताई उताई। अगला देखिए भाई आपका, ये भी सोचा जा रहा है कि हम भी पुताई भाई करवा दें क्योंकि इधर छुट्टी रहेगी। अब ये जेठ टल गया तो थोड़ा शांति से भाई पढ़िए, फिर अब क्लास चलेगा बाद में। तो पढ़ तो बिजली बहाल कर लीजिए, किराएदार के नाम पर होता है, कनेक्शन ले लीजिए अलग। बिजली का कनेक्शन मिल सकता है भाई, चाहे मकान मालिक हो किराएदार हो, तो अलग कनेक्शन लिए हैं लोग। तमाम कोचिंग वाले अपना अलग कनेक्शन अपने नाम पर लिए हैं, हाँ, और पूरा बिल देते हैं। देखिए अगला भाई, देखिए किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के, तीसरा खंड देखिए, किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुए कोई किराएदार भवन में उसके द्वारा कराए गए किसी सुधार को किराएदारी जारी रहने के दौरान अथवा उसके समाप्त होने के पश्चात न गिराएगा और न सचल किस्म के फिक्चरों को छोड़कर ऐसे सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटाएगा। यानी कि ऐसी सामग्री जो हटाई जा सकती हैं, जैसे कि पंखा लगाया है, मेज है, आपका कुर्सी है, वो तो ले ही जाएगा। लेकिन जो आपका अस्थाई प्रकृति का है, ये नहीं कि आपका दरवाज़ा ही उखाड़ ले जाए या खिड़की में लगा है तो वो भी उखाड़ ले जाए, ये न करे, ये किराएदार न करे जाते समय या रहते समय या जाते समय। तो कई लोग ये होते हैं कि जब विवाद होता है तो पूरा रात उत में क्या करेंगे, आपका दरवाजा वरजा का कुंडिये तोड़ देंगे। यानी कि बाण बाण गए और 9 हाथ का क्या ले गए, पगा, यानी कि रस्सी। यानी कि हम तो जाएंगे ही किसी तरह, लेकिन इनका भी क्या करेंगे, कुछ नुकसान करके ही जाएंगे। दीवाल वाल है तो दो चार आपका क्या करिए, हथौड़ी मार दीजिए ताकि छेद हो जाए आर पार। या आपका खिड़की है तो खिड़की का नट बोल्ट खोल कर क्या करिए, ले जाइए। ये सब मना किया गया है। आपका जो सामान है, यानी कि अस्थाई सामान ले जाइए, लेकिन जो अस्थाई है उसको क्या करिए, न ले जाइए। अगला देखिए भाई,
खंड 3 के बाद देखिए आपका स्पष्टीकरण पढ़ना नहीं है। देखिए स्पष्टीकरण, पद सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री के अंतर्गत बिजली के काम के तार लगाना, किसी जल संयोजन के संबंध में कोई पाइप भी हैं, तो सुधार का मतलब ये हुआ कि बिजली के तार पंचर हो गया है तो भी आएगा, और आपका जल का पाइपलाइन है तो और ख़राब हो गया है तो वह भी सुधार में क्या माना जाएगा, शामिल। अगला देखिए धारा 27 भाई, सुख सुविधा पर आ जाए। धारा 27 ये कहती है कि सुख सुविधाओं के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण, यानी कि जब किराएदार को सुख सुविधाएं दी गई हैं तो मकान मालिक का ये कर्तव्य है कि वह सुख सुविधाओं में कमी न करे। अगर सुख सुविधाओं को काट दे, कमी करता है, तो किराएदार मकान मालिक से मांग कर सकते हैं कि सुख सुविधा बहाल की जाए, और या नियत प्राधिकारी के पास जा सकता है और सुख सुविधा की बहाली का क्या ला सकता है, आदेश, और खुद ही सुख सुविधा बहाल कर ले। यानी कि बिजली का तार पंचर है, पाइपलाइन फट गई है, टुल्लू मशीन खराब हो गया तो खुद ही सुधार कर ले, और उसका पैसा किस में से काट ले, किराए में से। इसी बात को बेरक से पढ़ना है, अभी बेरक से नहीं पढ़ा गया भाई। देखिए एक एक शब्दों को देखिए, दो चार और एक्स्ट्रा बातें मिलेंगी। सुख सुविधाओं के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण, नियत प्राधिकारी किराएदार के आवेदन पत्र देने पर मकानदार से यह अपेक्षा करते हुए उस पर नोटिस की तामील कर सकेगा कि वह नोटिस में भी निर्दिष्ट अवधि के, जो 1 सप्ताह से अधिक नहीं होगी, के भीतर धारा 26 की उपधारा 1 के उल्लंघन में तथा कथित समाप्त हो गई, रोकी गई या कम की गई सुख सुविधाओं को पुनः स्थापित करे, अथवा यह कारण बताए क्यों न इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध आदेश पारित किया जाए। यानी कि अगर सुख सुविधाएं मकान मालिक ने कम कर दी हैं, रोक दी हैं, या आपका कमी कर दी हैं, समाप्त कर दी हैं, तो किराएदार कहाँ जाए, नियत प्राधिकारी के समक्ष। नियत प्राधिकारी के समक्ष एप्लीकेशन देकर सुख सुविधाओं की पुनः बहाली की क्या करें, मांग। तो नियत प्राधिकारी क्या करेंगे, मकान मालिक को नोटिस जारी करेंगे, और जिस तारीख को मकान मालिक पर सूचना तामील की गई है उसके अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जा सकता है, लेकिन कब से आपका, जब मकान मालिक पर क्या हुई है, सूचना की तामील हुई है, उसके 1 सप्ताह के अंदर ये कहा जाएगा कि या तो मकान मालिक क्या करें, सुख सुविधा बहाल करें, या आकर न्यायालय में कारण बताएं, और नहीं तो हम मकान मालिक के विरुद्ध क्या पारित कर देंगे, आदेश। लेकिन समय याद रखिए भाई, कितना समय नोटिस की तामील के बाद, 1 सप्ताह के अंदर। दूसरा देखिए, यदि मकानदार उक्त अवधि के भीतर, माने 1 सप्ताह के भीतर सुख सुविधाएं पुनः स्थापित न करे अथवा पर्याप्त कारण न बताए, तो नियत प्राधिकारी आदेश देकर किराएदार को अपनी लागत पर ऐसी सुख सुविधाएं पुनः बहाल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, और तत्पश्चात किराएदार उक्त आदेश के अनुसरण में अपने द्वारा खर्च की गई, आपका जो खर्च की गई है पैसा, उसका लेखा देगा, यानी कि हिसाब किताब दे मकान मालिक को कि सुख सुविधा बहाल करने में इतना पैसा क्या हुआ है, खर्चा, और आपका किराए में से वह खर्चा क्या कर ले, वसूल ले। बस एक लाइन, यानी कि अपने बल पर तार पंचर हो गया, पानी की लाइन खराब हो गई, टुल्लू ही खराब हो गया, बिजली खराब हो गई, तो क्या करे भाई, बनवा दे अपने ही, मैंने आपका नहीं करते हैं मकान मालिक, तब आदेश दिया जाएगा नियत प्राधिकारी द्वारा। आइए धारा 28, मरम्मत इत्यादि के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण। अब मकान टूट फूट रहा है तो मकान मालिक का क्या कर्तव्य है कि छोड़ दें कि पानी टपके की मरम्मत कराएंगे,
मरम्मत कराएं तो किस धारा में मरम्मत कराने का इन पर दायित्व है, तो धारा 28। देखिए इसको भी मरम्मत इत्यादि बहुत आसान आसान अब है, कठिन नहीं है। एक दो पॉइंट भले आगे कठिन मिले है तो आपका मैंने दिमाग में सामान्य बातों से भी जान सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है इधर, बस वही समय में थोड़ा याद रखना है। देखिए आगे भाई, मरम्मत इत्यादि के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण। यदि मकानदार धारा 26 की उपधारा 2 की अपेक्षानुसार पुताई या मरम्मत न कराए तो किराएदार लिखित नोटिस देकर उससे उक्त नोटिस तामील के दिनांक से 1 माह के भीतर पुताई करा सकता है या मरम्मत। यानी कि पहला ये है कि धारा 26 के क्लाज 2 के तहत किसका कर्तव्य है मरम्मत और पुताई का, मकान मालिक। अगर मकान मालिक नहीं कराते तो किराएदार किसको नोटिस देगा, मकान मालिक को, कि आप कराइए, और नहीं तो हम नोटिस बीतने के कितने दिन बाद, 1 माह, वो याद रखिए भाई, 1 महीना बाद। हाँ, यानी कि किराएदार मकान मालिक को सूचना देगा और ये मांग करेगा कि सूचना दिए जाने के 1 माह के अंदर आप क्या करिए, मकान की मरम्मत या डेंट पेंट कराइए। और अगर मकान मालिक इस समय के अंदर डेंट पेंट नहीं कराते या मरम्मत नहीं कराते तब क्या होगा, तो आपका कह सकते हैं कि क्लाज 2 देखिए। अब क्लास 2 में भाई यहाँ याद रखना है भाई, मरम्मत कराए और पैसा किराए से काट ले, लेकिन प्रति वर्ष कितने माह का किराए में काटेगा, तो 2 माह, यानी कि 12 मास नहीं काटेगा। पुताई कितना, 1 साल में कितने महीने तक का किराया, 2 माह। इसी को समझिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। यदि अपेक्षित पूरा दूसरा खंड चल रहा है भाई, यदि अपेक्षित पुताई या मरम्मत की लागत 1 वर्ष में 2 महीने के किराए की धनराशि से अधिक होने की संभावना हो तो किराएदार अपनी नोटिस में मकानदार को धारा 6 के उपबंधों के अनुसार ऐसे बढ़े हुए किराए का भुगतान करने को की अपनी स्वीकृति को की भी सूचना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब किराएदार, आपका जब मकान मालिक, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी पॉइंट, जब मकान मालिक आपका पुताई और रंगाई न कराएं तो ऐसी दशा में किराएदार को हक होगा कि वह स्वयं ही पुताई और मरम्मत कराए और उस पुताई और मरम्मत में जो खर्च लगा है उसको किराए में काट ले, लेकिन कितने माह के ही किराए में एडजस्ट करेगा, 2 माह, तो ज़्यादा कराए ही ना। आपका आपका मैंने ज़्यादा कराए ही ना, 2 माह में काट सकता है भाई। इसके बाद आपका इधर 2 माह ही देखिए आगे भाई, आपका यदि मकानदार नोटिस का अनुपालन न करे तो किराएदार स्वयं पुताई या मरम्मत किसी ऐसी लागत पर करा सकता है जो 1 वर्ष में 2 महीने के किराए से अधिक न हो और उक्त धनराशि को किराए में से काट लेगा और किसी भी ऐसी दशा में वह उपगत व्यय का लेखा मकानदार को प्रस्तुत करेगा। तो भाई वहीं आपका कि भाई 2 माह से अधिक तो सूचना दे, लेकिन स्वयं करा सकता है मरम्मत, लेकिन कितना किराए में से, कितने दिन के किराए में से एडजस्ट करना होगा, 2 माह, ने 1 साल में 2 माह। इसके बाद आगे देखिए, अगर किराएदार ये देखता है कि भाई ये जो हम मरम्मत कराएंगे इसमें तो भाई 2 माह से अधिक का किराया चला जाएगा, तब क्या करें, तब ऐसी दशा में आगे नियम है। देखिए क्लास 4 भाई, यदि किराएदार का यह दावा हो कि भवन में ऐसी सीमा तक पुताई या मरम्मत अपेक्षित है जिसकी लागत 1 वर्ष में 2 महीने के किराए की धनराशि से अधिक हो जाने की संभावना हो,
जिसे एतत्पश्चात इस धारा में बड़ी मरम्मत कहा जाएगा। तो इसको आपका छोटी मरम्मत और बड़ी मरम्मत भी जान लीजिए, अभी अलग से हम बताएंगे। छोटी मरम्मत का मतलब ये हुआ कि ऐसी मरम्मत जिसमें कि 1 वर्ष के किराए में से 2 मास तक के किराए के बराबर या उससे कम खर्चा हो। भाई कितना खर्चा पुताई रंगाई में मरम्मत में? 2 महीने या उससे कम। तो ये कौन सी मरम्मत कही जाती है? छोटी। और बड़ी मरम्मत का मतलब कि 2 माह से किराए से क्या लगना है? अधिक। तो पहले बेरक देख लिया तब इसको कोरिलेट किया जाए। हाँ, बड़ी मरम्मत कहा गया है और मकानदार या तो उक्त कार्य कराने के अपने उत्तरदायित्व से इनकार करे या नोटिस का अनुपालन न करे तो किराएदार उपधारा 5 के अधीन आदेश के लिए नियत प्राधिकारी के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा। यानी कि छोटी मरम्मत आपका स्वयं किराएदार करा सकता है। छोटी मरम्मत कब कही जाएगी? जब कितना माने किराए में से कितने महीने का किराया लगना हो? अधिकतम 2 या 2 माह से कम। और बड़ी की मरम्मत कब होगी? जब कितना खर्चा लग जाएगा? तो जितना 2 माह का किराया है उससे क्या लगेगा रंगाई पुताई और मरम्मत में? ज़्यादा। तो इसी को अब आइए, ज़्यादा अगर लगना हो तो स्वयं किराएदार न कराए, नियत प्राधिकारी के समझ क्या दे? एप्लीकेशन दे, वहाँ से मांग करे कि हजूर हम कौन मरम्मत कराना चाहते हैं, बड़ी। तो आपका इजाज़त दी जाए। और बड़ी मरम्मत में तो भाई पैसा भी क्या लगेगा? ज़्यादा। तो देखिए आपका कानून पहले तब समझाया जाए। 5वां खंड, नियत प्राधिकारी उपधारा 4 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पक्षों को सुनवाई का अवसर देगा। यानी कि केवल किराएदार को ही नहीं सुनेगा, मकानदार को भी सुनवाई का क्या देगा? मौका। यानी कि पूरी तरह आडि अल्ट्रम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो का पालन किया जाएगा। अगला देखिए। हाँ, के पश्चात या तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर देगा, यानी कि किराएदार से कहेगा कि पुताई रंगाई और मरम्मत की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है कि 2 माह से अधिक का किराया तुम खर्चा करो, और एप्लीकेशन क्या कर दिया? खारिज। दूसरा देखिए, मकानदार से अपेक्षित बड़ी मरम्मत को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए करने की अपेक्षा कर सकता है, और उसके ऐसा न करने पर किराएदार को कह सकता है कि तुम बड़ी मरम्मत कराना। लेकिन बड़ी मरम्मत आपका ये भी सतर्क रहना है, तो बड़ी मरम्मत में पैसा कम लगेगा कि ज़्यादा? ज़्यादा लगेगा। तो अब किराएदार कितने साल का किराया में से काट लेगा? 2 साल। तो छोटी मरम्मत कितना? 2 माह। अब बड़ी मरम्मत 2 साल। बस याद रखें। तो बताइए कौन सी मरम्मत किराएदार स्वयं कर सकता है बिना नियत प्राधिकारी की अनुज्ञा के? छोटी। छोटी मरम्मत के लिए क्या नियत प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं। छोटी मरम्मत कितने माने 1 वर्ष में कितने महीने के किराए से अधिक लागत की नहीं होनी चाहिए? 2 माह। तो 3 अंतर फिर बड़ी मरम्मत आ जाइए। बड़ी मरम्मत कब कही जाएगी? जिसमें कि कितना पैसा लगना हो? तो साल में 2 माह से अधिक के किराया। बड़ी मरम्मत क्या स्वयं कर सकता है किराएदार? नहीं। बड़ी मरम्मत से आपका बड़ी मरम्मत स्वयं नहीं कर सकता। अगला नियम ये आया कि बड़ी मरम्मत कराने के लिए नियत प्राधिकारी के पास क्या दिया जाएगा? एप्लीकेशन। बड़ी मरम्मत कराने का पहले किसको आदेश दिया जाएगा? मकानदार को। पहले तो किसको दिया जाए? समय लगा देगा, और उस समय के अंदर अगर बड़ी मरम्मत मकान मालिक नहीं कराते तो कौन करा सकता है बड़ी मरम्मत? किराएदार।
लेकिन आपका सतर्क रहना है कि बहुत ज़्यादा पैसा किराएदार खर्चा न करे। तो बड़ी मरम्मत में पैसा जो लगा है वह कितने साल के किराए में एडजस्ट होगा? 2 साल। तो ये बड़ी मरम्मत है, जैसे कि छोटी मछली बड़ी मछली। तो बड़ी छोटी चोट बड़ी चोट, तो बताइए छोटी चोट बड़ी चोट। ऐसी मार मारा कि 1 दिन तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। तो छोटी चोट की बड़ी चोट भाई ये कौन सी चोट होगी? छोटी। ऐसी मार मारा कि 15 दिन तक बिस्तर नहीं छोड़ा। हाँ बताते रहिए, आईपीसी में कौन सी चोट? उपहत की घोर उपहत भाई। और ऐसी मोर मार मारा कि 20 दिन तक आपका पड़ा रहा, तब कौन सी मरम्मत? ये घोर उपहत। फिर एक बार देखिए, पिछली बार एपीओ में आया है। अगर ऐसी क्षति पहुंचाई जाती है जिसके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति कम से कम 20 दिन तक अपने सामान्य काम काज को करने में असमर्थ हैं, तो ये जो साधारण चोट हैं, ये यानी कि ये जो हर्ट हैं, यह किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीवियस हर्ट। और यही आपका बार बार पूछा जा रहा है। ये प्रावधान आपका फ्रांस से लिया गया भाई। ये 320 जो आईपीसी में ये प्रावधान जो 20 दिन का है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भाई सतर्क रहना, ये भी आपका 20 दिन ये एपीओ में आ भी चुका है। तो मैंने इस प्रकार आपका बड़ी मरम्मत करा तो पैसा क्या करे? 2 साल तक के किराए में से क्या करे? काट ले। अगला देखिए भाई आपका, यदि उपधारा 5 के अधीन किसी आदेश के अनुपालन में किराएदार द्वारा कोई बड़ी मरम्मत कराया जाए तो वह उसके व्यय का लेखा जोखा नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो किराएदार द्वारा वसूल की जा सकने वाली धनराशि को सत्यापित करेगा, और तत्पश्चात किराएदार द्वारा ऐसी धनराशि यदि मकानदार द्वारा उसका भुगतान अथवा समायोजन न कर दिया गया हो कि कटौती में किराए में से 1 महीने के किराए के 25% से अनधिक मासिक किस्तों में की जा सकती हैं, और ऐसे किसी मामले में धारा 6 के अधीन किराए में वृद्धि केवल उस माह के जिसमें किराएदार द्वारा लागत की धनराशि पूर्णतः वसूल कर ली जाए, आगामी माह से प्रभावी होगी। इसका मतलब ये हुआ यानी कि जब किराएदार आपका, एक और प्रतिबंध लग गया भाई, कि जब किराएदार आपका किराए में ये सब पैसा काटे तो 1 महीना में वह किराएदारी का कितना प्रतिशत पैसा ही एडजस्ट कर सकता है? 25। यानी कि 100 रुपया किराया दे रहे हैं। अब फिर एक बार समझिए शुरुआती दौर से, अगर छोटी मरम्मत करानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, किराएदार स्वयं भी करा सकता है और 2 मास के किराए के बराबर का करा सकता है लागत के, और किसी नियत प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। अगर किराएदार देखता है कि हम मरम्मत या पुताई कराएंगे तो इसमें 2 मास के किराए से अधिक का धन लगेगा, तो नियत प्राधिकारी से आदेश लाए और तब मरम्मत या पुताई कराए। और ये जो मरम्मत या पुताई में खर्चा लगा है वह कितने साल तक वसूल ले? किराए में 2 साल। लेकिन एक और आपका नियम आ गया कि 2 साल तक का तो वसूले, लेकिन हर एक माह मैंने 2 साल तक के किराए के बराबर बड़ी मरम्मत कराए, लेकिन हर एक माह जो वह आपका कटौती करेगा वह केवल और केवल कितना करेगा? किराए में से 25%। यानी कि 100 रुपया किराया है तो 75 रुपया दे, और 25 रुपया हर एक माह क्या करे? ये इसलिए नियम बनाया गया कि भाई मान लीजिए कोई मकान मालिक है, किराए पर ही निर्भर है, तो वह तो भूखे मर जाएगा अगर पूरा किराया ही किस में काट लिया जाए? भाई खर्चा में। भाई
सही बात है। तमाम ऐसे माने प्रयागराज में भी मकान हैं जहाँ की चूल्हा चौका आपका केवल और केवल किराएदारी से चलता है और कोई अन्य आय का साधन नहीं है। तो आपका ये भी याद रखिए, इसका थोड़ा बहुत दुष्परिणाम भी होता है, भाई बुरा किसी को ना लगे। आपका दुष्परिणाम ये होता है कि जो मकान मालिक के लड़के लड़कियां रहते हैं, चूंकि अथाह पैसा आता है, तो उतना पढ़ाई पर कम ही लोग ध्यान दे पाते हैं। ये सच्चाई है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि पढ़ते ही नहीं, यानी कि ज़्यादा मैंने 50% कह सकते हैं कि वह पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते, लफंगे इधर उधर घूमना ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये भी है कि भाई आपका पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन अब ये है कि जो बाहर से आए हैं, अब आपका वो पढ़ते हैं क्योंकि पैसा खर्चा हो रहा है। और भाई ये कम पढ़ते हैं इसलिए कि पैसा मिल रहा है, अब मिलता ही रहेगा। भाई हब है आपका शिक्षा का, तो मिलता ही रहेगा। इसका थोड़ा दुष्परिणाम होता है। लेकिन कई गार्जियन हैं कि भाई भले पैसा आ रहा हो, अपना काफ़ी अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं, भाई किसी को बुरा ना लगे, जो समाज में है वो बताया जा रहा है वास्तविकता। हाँ, क्योंकि तमाम लोग भाई यहाँ किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, तो किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं है, ये बता दिया जाए। हाँ, किसी को कोई भाई ये जो वास्तविकता है बताया जा रहा है। इसके बाद आगे आ जाए भाई आपका धारा 28 से सिकमी किराएदार द्वारा परिवर्तन तथा सुधार नहीं किया जाएगा। अब यह है कि धारा 28A सिकमी किराएदार द्वारा, हाँ देखिए भाई इस आदेश का रिवीजन हो सकता है, एक लाइन और 7वां खंड याद रखिएगा। ये जेएसप्री में पूछ सकता है कि जो ये बड़ी मरम्मत का आदेश दिया गया है उसके खिलाफ क्या उपचार हैं, तो उसके खिलाफ आपका उपचार कह सकते हैं कोई अपील या पुनरीक्षण न किया जाएगा, यानी कि आपका कोई उपचार नहीं, न अपील न पुनरीक्षण। 7वां खंड में अंडरलाइन करिए। यहाँ से पूछ सकता है भाई क्या हो सकती है, तो दे देगा अपील पुनरीक्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, बस ये मारना है। अपील और रिवीजन का प्रावधान नहीं है सुख सुविधा बड़ी मरम्मत में। धारा 28 से एक लाइन देखना है कि सिकमी किराएदार द्वारा परिवर्तन और सुधार नहीं किया जाएगा, यानी कि इस परिवर्तन या सुधार रंगाई पुताई किराएदार करेगा, उप किराएदार नहीं करवाएगा। आपका इसके बाद 28 किराएदार का जल संयोजन तथा सफाई का सामान लगवाने का अधिकार, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मकान मालिक पाइप नल वल खराब हो गया नहीं लगाते, या बिजली उजली का कनेक्शन या साफ सफाई नहीं कराते, बिजली का कनेक्शन नहीं लगवाते, बिजली कट गई है, तो क्या किराएदार अपने पैसे से लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है। और ये सब पैसा किराए में क्या करे? काट ले। तो एक उदाहरण फिर देखा जाए, बिजली कटौती भाई करवा दिया जाए। मान लीजिए कि ए मकान मालिक हैं और बी बिजली विभाग हैं, 10,000 रुपया बिजली का बिल क्या है बकाया। तो बिजली विभाग वाले आए और कनेक्शन को क्या क्या दिए, तो कनेक्शन जब कट जाएगा तो न तो पानी मिलेगा और न प्रकाश मिलेगा, क्योंकि भाई आपका जो ये मैंने बोरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, हाँ समरसेबुल लगाना मना है। शहर में आप बिना प्राधिकारी की अनुमति के समरसेबुल नहीं लगा सकते, ये मैं बता दूं आपको, गांव नहीं है ये। और समरसेबुल लगाएंगे अगर पकड़े जाएंगे तो जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि शहर में पानी की ज़्यादा आवश्यकता है और सभी लोग लगा लेंगे तो पानी का लेवल क्या चला जाएगा, तो ये नल से पानी ही नहीं आएगा। समस्या ये रहती है। तो समरसेबुल लगाना मना है। तो मान लीजिए आपका, अब आइए, ये बिजली का कनेक्शन कट गया तो न पानी मिलेगा न प्रकाश मिलेगा, और मच्छर क्या करेंगे आपको, रात भर सोने नहीं देंगे, क्योंकि बिजली नहीं तो मार्टिन जलाइए, तो मार्टिन में भी आपका स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, भाई कितना सूंघेंगे। यहाँ जला दिया जाता है, आपका मच्छर वाला छिड़क दिया जाता है, तब भी लोगों को दिक्कत आती है। इस ब्लीचिंग पाउडर से दिक्कत आ रही थी तो बंद कर दिया गया कोचिंग में भी।
भाई 2-4 लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आँख से पानी आने लगा, तो ब्लीचिंग पाउडर बाहर भले छिड़का जाता है, क्लास में हमने बंद करा दिया। भाई यहाँ ब्लीचिंग पाउडर न छिड़का जाए, भले आपका केमिकल मैंने छुट्टी उट्टी में छिड़क दिया जाता है। तो फिर एक उदाहरण पर बैक होइए। अब सी किराएदार हैं, परेशान हैं, बिजली विभाग वाले आए, तो बताइए बिजली का बिल जमा करने के लिए कौन बाध्य है? मकान मालिक। और हितबद्ध कौन है? किराएदार। क्योंकि भाई कटी है तो न पानी न प्रकाश, तो किराएदार जाता है बिजली विभाग में 10,000 क्या करता है? जमा करता है। तो क्या ये किराएदार मकान मालिक से ये 10,000 रुपया वसूल करने का हक रखता है कि नहीं? रखता है, भले संविदा न हुई हो। मकान मालिक और किराएदार में और सेक्शन भी बता दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 69। ये जो उदाहरण मैं बताया ये शुद्ध रूप से, प्योर रूप से किस पर आधारित है? तो संविदा अधिनियम की किस धारा पर? एकदम यही उदाहरण है ही, यानी कि बहुत सटीक उदाहरण ये हमने बताया। न समझ में आया 69 तो इस उदाहरण को पढ़ लीजिए। बाध्य कौन है? ए। वसूली कौन करेगा? बी। हितबद्ध कौन है? सी। तो हितबद्ध व्यक्ति ने किसको दे दिया? बी को। तो किससे वसूल सकता है? ए से। ए और सी के बीच कोई संविदा इस बारे में नहीं है। फिर भी क्योंकि ये जो 68 से 72 हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ये संविदा न होते हुए भी कानूनन क्या माना जाता है? संविदा। संविदा के तत्व आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखिए भाई आपका उपद्रव करा दिया जाए, बड़ी मरम्मत, छोटी मरम्मत, तब लिख लेंगे ना बड़ी मरम्मत। देखा भाई इंग्लिश वाले सर आएंगे कि नहीं, देख लीजिए। 5-10 मिनट रेस्ट रहेगा भाई। अब फोन करना पड़, नहीं आएंगे तो किराया नियंत्रण ही चलेगा। एक लेक्चर अभी और बचा है, देख लिया जाए 10-15 मिनट। आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। आ जाए तो ठीक है, 5 मिनट बाद पढ़ाएंगे, नहीं आए